नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। स्वागत है आपका हमारे खास पॉलिटिकल शो सियासी दंगल में। और सियासी दंगल के इस एपिसोड में हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। जो 3 मुद्दे हैं एक एक करके वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में जो जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, कुछ ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, उस पर बात होगी। दूसरा जो मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी के एक विधायक से जुड़ा है, सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया। आजकल उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको अपनी पार्टी में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो जुड़ा है सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका सरकार ने अब गाइडलाइंस निकाली है और फॉर्म भरने की तारीखें जो है वो सामने आ चुकी है। आज से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो इन तीनों मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे सर्वमित्र कंबोज। सर्वमित्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा तक पर। थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो मेरा यही है कि जो कांग्रेस पार्टी में तैयारियां चल रही है सर्वमित्र जी, कि जिस तरीके से एक एक जिले के लिए कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर्स भेज दिए गए हैं और अलग अलग स्टेट से ऑब्जर्वर आ रहे हैं, अब लग रहा है कि राहुल गांधी नींद से जागे हैं, कुछ तगड़ी हलचल हो रही है। और जिला अध्यक्षों का ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिहाज से? जी देखिए राहुल, ये कांग्रेस पार्टी ने इस साल को यानी 2025 को संगठन का साल जो है वो घोषित किया है। यानी इस 2025 में संगठन बनाया जाएगा। जहां जहां भी बनाना है, जिस जिस स्टेट में भी संगठन बनाना है वो बनाया जाएगा। तो अभी तक जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, यानी इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा मसला उठा वो यही था कि संगठन बनाया जाए। उसी को लेकर अब पार्टी हाईकमान जो है वो आपको पता है कि कोशिश कर रहा है। और ऑब्जर्वर लगाए गए हैं कि जो एक डिस्ट्रिक्ट का एक कमेटी होती है कि उसको बनाया जाए और एक अच्छे तरीके से संगठन बनाया जाए, ताकि जो कांग्रेस के जो लोग हैं, आपको पता है कि जब तक संगठन नहीं बनेगा, जब तक जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी, तो नेचुरली थोड़ा पार्टी को नुकसान होता है। इस वजह से कांग्रेस हाईकमान पूरी शिद्दत से लगा हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से मीटिंग्स चल रही हैं और रिसर्च होगी। आपको पता है, जो ऑब्जर्वर लगाए हैं तो वो देखेंगे किसको कहाँ पे जो है वो जिम्मेदारी देनी चाहिए, किसकी हिस्सेदारी बनती है, वो सारी चीजें। तो मेरे को लगता है कि इस साल में जो है हमारे संगठन पर जोर जो है वो दिया जाएगा और कांग्रेस का संगठन बनेगा। सर मित्र जी, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने जब गुजरात में ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि जिला अध्यक्ष इतने पावरफुल हों कि उनके रिकमेंडेशन पे टिकटें दी जाएं लोकसभा विधानसभा की, तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा की यूनिट में ये चीज़ें संभव है कि जिला अध्यक्ष उतना ताकतवर बन जाए? क्योंकि यहाँ तो मतलब पुरानी परंपरा है अलग अलग छत्रपों की कांग्रेस पार्टी में। देखिए, अगर सही रिसर्च करके जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ, देखिए अ, अगर हर नेता जिम्मेदार है और पार्टी के लिए काम करता है, अगर पार्टी के लिए काम किया जाएगा, पार्टी के हित में सोचा जाएगा, तो मेरे को लगता है कि जो कोई भी कल को टिकटों की बात आएगी, तो उसमें जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनका नाम सामने आएगा। तो ठीक रहेगा, पार्टी को भी फायदा है निश्चित तौर पर। मुझे लगता है इस पे और रिसर्च होना चाहिए कि जो जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे कल को टिकटों के, नेचुरली है, उसको उसका भी सुना जाना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनेगा उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। उसके बाद टिकटें जो है वो पूरी रिसर्च के साथ, जो लगता है, मेरे को लगता है कि चुनाव के बाद वो बांटनी चाहिए कि किसको कहाँ पे जो टिकट देने से पार्टी को फायदा होगा और जिताऊ कैंडिडेट कौन है। तो मेरे को लगता है सभी को साथ लेके चलना चाहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या अलग अलग जो भी जो विभाग हैं उनके जो मुखिया हैं, उन सभी को बिठा के, मेरे को लगता है जब सारी चीजों पर डिस्कशन होगा, रिसर्च होगी, तो एक अच्छा रिजल्ट निकल कर सामने आएगा और अच्छे कैंडिडेट जो निकल कर वो सामने आएंगे। तो हरियाणा में एक बात का और जिक्र हो रहा है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष पे फैसला नहीं हुआ और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक जो वर्चस्व है
उसके अंडर प्रेशर हाईकमान रहता है या हुड्डा साहब अपनी बात मनवाने में हमेशा सफल होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो ये जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा इसमें भी क्या हमें इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी कि ज़्यादा जिला अध्यक्ष किसके कैंप से बने हैं, या फिर ये कैंप बाजी वाली चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश है? नहीं, देखो, ये अगर हाईकमान ने ऑब्जर्वर लगाए हैं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कैंप का, किसी कैंप का ऐसा कुछ रहेगा। मुझे लगता है कि ये ऑब्जर्वर इसलिए लगाए गए हैं ताकि पूरा रिसर्च करके, लोगों से बातचीत करके कि कौन कौन लोग हैं। ये तो जो भी पैनल में नाम आते हैं, मेरे को लगता है उस पे अच्छा खासा डिस्कशन होना चाहिए आपस में। तो उसमें से जो नाम निकल कर सामने आए, मेरे को ऐसा लगता है, तो ऑब्जर्वर अगर लगाए, या तो सीधा अपॉइंटमेंट कर देते तो मैं मानता हूं कि हाँ भाई उसकी चल गई, या फलाना जिला में उसकी चल गई, ये हो गया वो हो गया। हाईकमान ने अगर ऑब्जर्वर लगाए हैं तो निश्चित तौर पर कुछ सोच रखा है हाईकमान ने कि किस हिसाब से संगठन जो है वो आगे बनाया जाना चाहिए, ताकि कल को जो है वो किसी भी तरह की जो गुटबाजी है वो सामने ना आए, ताकि पार्टी को नुकसान। तो मेरे को लगता है आगे आगे जब चीजें हमें देखने को मिलेंगी तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमारे के सामने क्लियर भी हो जाएंगी कि किस हिसाब से संगठन बन रहा है, या डीसीसी प्रेसिडेंट अगर बन रहे हैं तो वो किस हिसाब से बनेंगे, क्या क्या चीजें उसमें देखी जाएंगी, ये सारी चीजें। अच्छा, अब जरा आपकी पार्टी के एक विधायक हैं उनकी बात करेंगे। सरमित्र जी, आप रानिया से चुनाव लड़े और आपके पड़ोस में ही विधानसभा है सिरसा, गोकुल सेतिया की मैं बात कर रहा हूँ। चुनाव जीत कर आए वो, लेकिन जब से जीत कर आए हैं तो एक तो वो एंग्री यंग मैन वाली भूमिका में रहे। उनके बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं। उनकी वो जो कार्यशैली है कि अधिकारियों को ऑन कैमरा फटकार लगाना, कैमरा निकाल, अपना फ़ोन निकाल के वीडियो रिकॉर्ड कर लेना कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो उस तरह का हरियाणा में कम से कम वो पहले व्यक्ति हैं जो ये कर रहे हैं। तो अब लेकिन उनकी पार्टी के अंदर ही उनको काफ़ी तकलीफ़ें होने लगी है। जैसे ही वो चीज़ें लिख रहे हैं कि मेरा साथ नहीं दिया, अशोक अरोड़ा जी का जो मुद्दा आया उसके बाद कहा कि उनके साथ पार्टी खड़ी हुई, लेकिन मैं क्या बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या मैंने, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इसके पीछे का खेल क्या है? देखिए राहुल, गोकुल सेतिया चुनकर आए हैं, युवा हैं। और अगर आप देखें, एक बात तो जो साफ नजर आती है वो ये कि गोकुल जो है वो अपने हल्के के लिए काम करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उनके दिल में है, तभी वो इतना एक्टिव हमें नजर आते हैं कि वो पहुंचते हैं और वो अधिकारियों से लगातार टच में, यानी बात करते हैं। जब कोई भी उनको शिकायत करता है वो अधिकारियों से बात करते हैं, और मेरे को लगता है कि उनके मन में है कि वो अपने हल्के के लिए काम करें। मतलब काफी सालों बाद मैंने एक ऐसा एक्टिव विधायक मैं देख रहा हूं कि जो इतना एक्टिव है। हालांकि पहले कभी मैंने सिरसा की राजनीति में इतना एक्टिव विधायक देखा नहीं। वो एक्टिव जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये एक अच्छी बात है मेरे को लगता है। अगर वो काम करवाना चाहते हैं सिरसा के लोगों के लिए, एक स्टाइल उनका हो सकता है जो भी है, लेकिन हाँ, एक बात नजर आती है कि वो काम करवाना चाहते हैं। दूसरी जो बात आपने कही कि उन्होंने एक पोस्ट लिखी है, तो मेरे को लगता है कि नेता को पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए और पार्टी को नेता के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी मजबूती आए। पार्टी को भी फायदा है और नेता को भी फायदा है, नेता की क्रेडिबिलिटी जो है वो भी बनती है। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि देखिए, निश्चित तौर पर कई चीजें जब निकल कर सामने आई, कई सारी बातें निकल कर सामने आई, तो अभी जो पीछे हमारी दिल्ली की मीटिंग थी तो उसमें सभी को बुलाया गया था, जितने भी हम कैंडिडेट थे, जो जीतने वाले थे चाहे नहीं जीतने वाले थे, सभी को बुलाया गया था। तो काफी अच्छी डिस्कशन सबकी हुई है। तो उस समय जो भी ग्रीवेंसेस थी, मेरे को लगता है कि गोकुल सेतिया की अच्छी खासी बातचीत वहां पर जो हमारे इंचार्ज हैं स्टेट के, मतलब हाँ, अच्छी बातचीत हुई है। और मेरे को लगता है कि देखो, कोई भी मसला है वो बातचीत के जरिए ही हल होता है। कोई भी बात, कोई भी मसला है, तो मैं मानता हूं कि अगर कोई भी ग्रीवेंसेस हैं उसको मिल बैठ के है उसको सुलझाया जाना चाहिए, ताकि अंदर जो है कोई ऐसी बात ना हो, कोई मतभेद पैदा ना हो। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में जो पार्टी काम कर रही है, खासकर जो इंचार्ज ने गोकुल सेतिया के साथ बैठे हैं वो बात सुनी है, मेरे को लगता है कि उस दिशा में मामला जो है वो बढ़ रहा है। और मेरी एक बात जो मैं मानता हूं वो ये कि बातचीत के जरिए ही मसला, कोई भी उनको लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है या परेशानी है या बात नहीं सुनी जा रही, वो भी बातचीत के जरिए हल होनी है।
पार्टी को उनकी बात सुननी चाहिए और उनको पार्टी के साथ बैठकर जो सारे मसले हैं उनको हल किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोकुल सेतिया कैंपलेस है, मतलब कि ना तो वो किसी बड़े नेता के खेमे कि भाई ये उस गुट का आदमी, उस गुट का आदमी। लोग कहते हैं कि उनकी जो टिकट आई वो भी हाईकमान, उसमें राजा बराड़ का राजा वड़िंग का जो है वो एंगल बताया जाता है, और इसीलिए आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है कि क्योंकि ना तो शैलजा जी उनके लिए स्टैंड लेती है, ना हुड्डा साहब स्टैंड लेते हैं, क्योंकि वो किसी के कैंप में नहीं है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, टिकट जिस हिसाब से आई, देखो पार्टी हाईकमान ने टिकटें दी, ठीक है। अब पार्टी हाईकमान ने टिकट दी तो वो एक पार्टी का नेता है, उसको टिकट दी। उसके बाद ऐसी बात सामने नहीं आनी चाहिए कि वो किसी कैंप का है, किसी के नहीं। मुझे लगता है कि जब किसी को पार्टी हाईकमान ने तवज्जो दे दी, पार्टी हाईकमान ने टिकट दी, तो सभी को साथ खड़े होना चाहिए। तो ये एक देखिए, मैं मानता हूं कि इस इलेक्शन, ये जो इलेक्शन हुआ, नेचुरली जो जैसा आप कह रहे हैं कि किसी की टिकट आ गई, कुछ लोगों ने अगर साथ नहीं दिया, तो उसका नुकसान कैंडिडेट को भी होता है और उसका नुकसान पार्टी को भी होता है, ठीक है। तो एक रीजन ये रहा, अगर कांग्रेस उस चुनाव को मतलब लूज कर गई तो उसका एक रीजन ये है, ये मैं मानता हूं, जी। ठीक है। तो उसका रीजन है, पार्टी अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती, सारे शिद्दत से मिलकर चुनाव लड़ती, तो नतीजा आज सभी को पता है कि कोई एक बंदा भी नहीं कह रहा था कि बीजेपी आ सकती है ना। तो मुझे लगता है कि अगर गोकुल को टिकट मिली है तो सभी को साथ मिलके, देखो साथ मिलके अगर चलेंगे तो सिरसा का भला होना है, सिरसा का विकास होना है। और अगर साथ मिलके नहीं चलेंगे तो आपस में अगर मनभेद मतभेद रहेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर 100 तरह की बातें जो निकलकर सामने आती हैं कि भलाई वो तो ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी में गोकुल सेतिया हैं और वो खुलकर अपनी बात जो है वो रखते हैं, वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। अब उसके मतलब अगर कोई निकालना चाहे अपने तरीके से तो वो निकाल सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सभी साथ मिलकर चलेंगे तो ही पार्टी को फायदा है, पार्टी का भला हो सकता है। और अगर मिलकर नहीं चलेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, तो उसमें ना तो पार्टी की भलाई है और ना ही किसी इंडिविजुअल नेता की उसमें भलाई है। लेकिन आप जो बात कह रहे हो कि बीके हरिप्रसाद जी से गोकुल सेतिया की बात हुई थी, दिल्ली में मीटिंग जब हुई, बुलाई गई, वो काफ़ी पुरानी बात है। और जो तमाम गोकुल सेतिया की नाराज़गी है या जो उनके रिएक्शंस आए हैं वो तो उसके बाद के हैं। अब देखिए आपकी अशोक अरोड़ा जी या फिर रामकरण काला, उन सब के लिए चंडीगढ़ में दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, कहते हैं कि हम प्रिविलेज कमेटी में जाएंगे, हम स्पीकर से बात करेंगे। उदय भान जी कह रहे हैं कि ये हमारे विधायकों के साथ ज्यादती हो रही है। अब यही दुख तो है गोकुल सेतिया को कि जब उनके साथ कुछ होता है तो मैंने कोई वही नहीं कहा, बोलता। देखिए राहुल, की बात ही एक जरिया। अगर हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे, मान लीजिए मेरी कोई ग्रीवेंसेस है तो मैं तो पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रखूंगा कि भाई तो ये ये मेरा बातचीत नहीं, तो ये बातचीत नहीं कर रहे क्या दीपेंद्र हुड्डा और गोकुल सेतिया? फिर इसका मतलब ये है। नहीं नहीं, देखिए मुझे इस बात का नहीं पता कि बातचीत है। मेरे सामने जो मुझे जो पिछली मीटिंग थी वो ज्यादा पीछे नहीं हुई है, अभी थोड़ा समय पहले ही वो मीटिंग थी हमारी, ठीक है। आप देखिए कि जब भारत पाकिस्तान का आपस में क्लैश था, उस समय उससे एक दो दिन पहले की मीटिंग थी। तो उस समय ये अच्छी बात मेरे को नजर आई है कि आपस में बातचीत हो रही थी। सो मैं वही मानता हूं कि बातचीत से ही हम सारे मसले होने हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो फिर मामला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। एक दूसरे के साथ बातचीत की जाएगी तो सारी चीजें आपस में सुलझा भी लाए जाएंगी, क्योंकि एक बात तो साफ नजर आ रही है कि वो सबसे एक्टिव विधायक इस वक्त वो नजर आ रहे हैं, खासकर सिरसा जिला में। आप देख लीजिएगा, वो लगातार मैदान में जाते हैं, बात करते हैं, निश्चित अपन उनके मन में है। तो अगर वो पार्टी से बात करेंगे, पार्टी उनसे बात करेगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। चल, अब एक मुद्दा जो बेरोजगारी से जुड़ा है और खासकर सीईटी की जो फॉर्म है वो निकाला है सरकार ने। सर मित्र जी, आपने भी बच्चों से बातचीत की, आपके चैनल पे वीडियो भी हमने देखा वो द मसला पे। तो हरियाणा के बच्चों ने जो बात कही, और मैंने भी उनसे जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम एक तरीके से झांसे में आए, हमें प्रॉमिस किया गया था, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। हमें लगा कि कांग्रेस के अगर राज आएगा तो जिस तरह की बातें कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी कर रहे थे
तो हमें लगा कि नौकरियां फिर से वही पैसों में बिकेगी, इस तरह का हाल हो जाएगा। लेकिन अब उनकी अच्छी खासी नाराजगी भी थी कि सरकार न तो भर्तियां कर रही है और सीईटी की तारीख नहीं बता रही है। तो अब सीईटी की डेट जो है वो आ गई है फॉर्म भरने की। क्या आपको फीडबैक स्टूडेंट्स से आ रहा है, और हरियाणा में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मुद्दे पर कितनी विश्वसनीयता युवाओं के बीच में बना पाई? देखिए राहुल, कोई भी बात है वो अगर समय पर अगर हम उसको लटकाते जाएंगे तो उसका जो नतीजा है वो अच्छा नहीं होता। अब देखिए, जैसे 5 साल बाद चुनाव होता है। अब अगर हम उस चुनाव को टालते जाएं, स्टेट का जैसे चुनाव, अगर हम उस चुनाव को टालते जाएं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो क्या हाल होगा? पार्टी बोलने लग जाएगी, जो विपक्ष की पार्टी है, लोग बोलने लग जाएंगे कि ये क्या चल रहा है। ऐसे ही नौकरी की बात है। भाई नौकरी जब मान लीजिए खाली हो गई पोस्टें, तो आप नौकरी निकाल रहे हैं तो वो भर दीजिएगा। अब आप देखिए कितने कितने साल हो गए राहुल कि वो नौकरी निकाली हुई है और उस नौकरी को उसमें भर्ती नहीं की जा रही। वो स्टेनो जिनसे मैंने बात की कि 2019 की नौकरी निकली हुई है, जी। 2019 की, छठा साल आ गया, अभी तक उन बेचारों को नहीं अपॉइंटमेंट मिल रही। और जो पुलिस वाले हैं, अब आप देखिए कि जब इलेक्शन अनाउंसमेंट होने वाली होती है उससे 3-4 घंटे पहले ये नौकरी निकाल दी जाती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लॉलीपॉप दिया गया बीजेपी सरकार की ओर से। भाई आप पहले नहीं निकाल सकते थे? आप इलेक्शन अनाउंस होने से ठीक पहले आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं उस भर्ती की, ताकि जो युवा हैं वो लालच में आ जाएं, उनको झांसे में लिया गया। और ये भी कहा गया कि भाई शपथ से पहले ये नौकरियां दे दी जाएं। पत्थर पे लकीर है। हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं मौजूदा, वो यही बोलते थे कि भाई हमने जो बोल दिया वो हमारी पत्थर पे लकीर है। तो वो युवा बोल रहे हैं कि वो पत्थर पे लकीर लकुर कुछ नहीं है। वो लकीर लकुर तो कब की मिट गई। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ये बात साफ है। सीईटी सीईटी युवाओं को सिर्फ उलझा के रखना है, लंबा खींचते जाना है, और युवा कहेगा कि अब होगा, अब होगा, अब होगा। युवा ओवरेज हो गए हैं राहुल भाई। कितने कितने सालों से वो बेचारे जो हैं वो इंतजार कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक शिगुफा छोड़ा जाता है इलेक्शन से पहले कि हम इतनी नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर मामले को लटका दिया जाता है। आपने सुना युवा साफ तौर पर बोल रहे हैं कि भाई हम इनके झांसे में आ गए, हमने मजबूरी में इनको वोट दिया कि ये अगर सरकार आ जाएगी इनकी एक बार फिर तो ये हमें भर्ती कर लेंगे। अब वो बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। मतलब क्या है कि बीजेपी नौकरी के नाम पर सरेआम ये सामने आ गया कि नौकरी के नाम पर वोट ले रही है। यानी इनको पता है कि किस तरीके से युवाओं को बरगलाना है, झांसे में लेना है, सिर्फ नौकरी देने के नाम पर। और फिर वो नौकरी कितने कितने साल पर लटका दी जाती है। हर दूसरा मामला तो हाई कोर्ट में जा रहा है राहुल भाई। और कितनी बार फटकार लगी है सरकार को, बोर्ड को फटकार लगी है कि क्या कर रहे हैं। कोई नीति है आपकी साफ? कोई भी नीति आपने साफ बनाई कि भर्ती पूरे सही तरीके से हो जाए? आपकी हर भर्ती तो कोर्ट में लटक रही है। जो लग गए बेचारे, वो भी आपको पता है कि कैसे लटका दिया गया उनको। ये जो 5 नंबर वाला मामला दिया गया, और जो जी। नहीं लगे कितने सालों से वेट कर रहे हैं, उनका पता नहीं कब नौकरी मिलनी है। तो युवाओं को तो इन्होंने मतलब इस तरीके से लटकाया है कि अब उनको पता चलने लगा है। पहले वो पता नहीं चलता था, अब उनको पता चल गया है कि ये जो सरकार है ये सिर्फ वोट लेने के लिए ये सब कर रही है। अच्छा, लेकिन चुनाव से पहले भी हम देखते थे कि बेरोजगारी के मुद्दे पर हरियाणा में बहुत बात होती थी और युवाओं का आक्रोश भी था, दिख भी रहा था। तो इसको कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं एनकैश कर पाई? मतलब हुड्डा साहब भी तो ये कहते ही थे ना कि पक्की नौकरी देंगे, कच्ची भर्तियां बंद कर देंगे, HKRN को खत्म किया जाएगा क्योंकि इसमें कच्ची नौकरी है, इसमें आरक्षण नहीं है। वो तमाम इस तरह की बातें कहते थे, लेकिन लोगों ने उनकी वायदों पर भरोसा क्यों नहीं जताया? नहीं, बात वो नहीं है। इलेक्शन का जो नतीजा जो रहा ना, उसमें कई फैक्टर और रहे राहुल भाई। उसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि भरोसा इस पे किया या उस पे किया। उसमें कई सारे फैक्टर जो है वो और रहे। अब ये लोग क्या करते हैं, अब आप देखिए, जो ग्रुप सी और डी की नौकरी होती है राहुल भाई, वो देखिए उनमें ये हरियाणा वालों को तवज्जो दे देते हैं, हरियाणा वाले भर्ती कर लेते हैं। लेकिन जो आप देखिए बड़ी नौकरियां, उसमें कितने हरियाणा वाले लगते हैं?
ये आप कभी कभार चर्चा सामने आती है, इस पे आप देखिए कि बाहर वाले जो हैं वो ज्यादा नौकरियां यहाँ पर ले जाते हैं। तो ये बीजेपी को पता है कि हरियाणा वाले, इनको समझ लग गया कि हरियाणा वालों को तो ग्रुप डी की नौकरी दे दो, इतने में खुश हो जाते हैं। 2019 से पहले राहुल भाई आपको याद होगा, इन्होंने ग्रुप डी की नौकरियां दी। जी। उससे इनमें इनका एक मोमेंटम सा बन गया कि ये तो भाई 75 पार बीजेपी चली जाएगी। लेकिन कहां पे सिमट गई। अब फिर ये इनको लगता है कि ग्रुप सी या डी की नौकरी दे देंगे। और अब आप देखिए जो ग्रुप डी की ये गिनवा देते हैं, ग्रुप डी इन्होंने पहले भर्ती की है, उसके बाद ग्रुप सी की निकलती हैं। ग्रुप डी वाले कितने ही बच्चे छोड़कर ग्रुप सी में चले गए। अब वो ग्रुप डी की कितनी खाली रह गई, उनका कोई अता पता नहीं कि उनको दोबारा कब फिलअप करना है, वो बेचारे वेट कर रहे हैं। तो ये गिनवा देते हैं हमने इतने हजार नौकरियां दे दी भाई, लेकिन जो ग्रुप डी वाले सी में चले गए, क्या वो नहीं गिनवाओगे कि इतने पद वो खाली हो गए हैं? तो इनका काम सिर्फ ये है कि ग्रुप डी में नौकरी दे दो, एक बार 18,000 जैसे वो गिनवा दो। उसके बाद भाई कायदे से आप सी की पहले नौकरी निकालो, जो लग के ठीक है, उसके बाद डी में चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ युवाओं को परेशान करना है, लटकाना है, ताकि वो देखते रहे अब आएगी, अब नौकरी आएगी, अब फलां आएगी, अब सीईटी आएगा, अब ये वाली भर्ती आएगी, अब वो वाली भर्ती आएगी। ऐसे 2 3 4 साल निकालेंगे, फिर इलेक्शन के नजदीक कहेंगे भाई आते ही नौकरी दे देंगे, शपथ बाद में लेंगे, पहले आपको नौकरी दे देंगे। तो ये जो है ना युवाओं के साथ खेल रहे हैं ये लोग। लेकिन युवा अब समझ गया है कि भाई इनका क्या तरीका है वोट लेने का। मुझे लगता है कि अब आप युवाओं से अगर बात करें तो वो साफ आपको बता देंगे कि वो किस कदर इस सरकार से परेशान आ चुके हैं। जी। अच्छा, एक दो तीन मुद्दे और हैं, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर उस पर भी आप अपने विचार रखना चाहें। जैसे एक चीज़ हमें बीते दिनों में देखने को मिली कि अ, हरियाणा को लेकर ये चर्चा शुरू हुई कि जो जाट पॉलिटिक्स है उसमें एक सॉर्ट ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और जैसे जैसे हुड्डा फैमिली का डिक्लाइन होगा तो वो वैक्यूम और बढ़ेगा। तो उसको फिल करने के लिए अब कई पार्टियां जो है वो ट्राई कर रही हैं, जैसे जजपा इनेलो नए सिरे से काम कर रही है, नई कार्यकारिणी बनाई है। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के नाम फोटो इस्तेमाल करने पर भी विवाद हुआ दोनों के बीच में। फिर पानी के मुद्दे पर भी ये एकदम से एक्टिव हो गए, राज्यपाल से मिले, प्रोटेस्ट किया। आपको लगता है कि ये थ्योरी सही है? क्या इसमें दम है कि हुड्डा साहब का डिक्लाइन चल रहा है और अब इस वैक्यूम को भरने के लिए इन दोनों में से किसी का नंबर लग सकता है, इनेलो या जजपा? देखिए राहुल भाई, आप किसी भी बंदे से बात करेंगे जो थोड़ा भी पॉलिटिकल ज्ञान रखता है तो वो यही कहेगा कि हरियाणा में इस वक्त सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस इनका ही मुकाबला है, और आगे भी मुकाबले में ये दोनों पार्टियां रहेंगी। ठीक है, रीजनल पार्टियां जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाहे इनेलो और चाहे जेजेपी, आप कितना वोट परसेंट इनको आया इस चुनाव में अगर आप देख सकते हैं। यानी जेजेपी जो सरकार में भागीदार रही तकरीबन 4.5 साल, बड़े बड़े महकमे उनके पास रहे, डिप्टी सीएम का पद रहा, लेकिन वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, और ना सिर्फ बल्कि बुरी तरीके से हारे, बुरे जमाना तरीके से हार हुई उनकी। मतलब कितने परसेंट उनको वोट मिला, ये आप देखिए। इनेलो का आप देख लीजिए, इनेलो का एक आधा फैक्टर वो, अगर मुझे लगता है एक भी सीट नहीं आनी थी, वो क्या कुछ रहा ये आप भी जानते हैं, किस तरीके से मिली भगत से चुनाव लड़े गए, कौन कौन कहाँ नजर आ रहा था। नहीं तो इनेलो की एक भी सीट, इनेलो की भी इस इलेक्शन में नहीं आनी थी। अब आप इनका वोट परसेंट देख लीजिएगा क्या कुछ है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पार्टी के सिंबल पर भी तलवार लटक सकती है, पार्टी जा सकती है, बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही, क्योंकि पिछले 2 3 जो चुनाव हुए हैं उसमें जितना वोट परसेंट इनको चाहिए था, मतलब एक होता है क्राइटेरिया, वो भी नहीं मिल पा रहा। जी। तो अब ये कोशिश तो करेंगे नेचुरली, और पार्टी को कोशिश तो हर पार्टी कोशिश करती है, और कोशिश करने में कोई वो हर्ज भी नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी अभी जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टैंड क्लियर नहीं है, स्टैंड क्लियर नहीं है। अब आप देखिए, वो बोलेंगे कुछ, लेकिन चुनाव से पहले या चुनाव के बाद वो करते क्या हैं ये सब लोग जान चुके हैं। ठीक है, कुल मिलाकर बीजेपी की जो बी टीम कहा जाता है वो, यानी बीजेपी जब भी चाहे इनको अपने साथ मिला सकती है और अपने से अलग भी कर सकती है। अब स्टैंड सिर्फ इतना रहे, कोई जो मर्जी बोले कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, या बीजेपी को जितनी मर्जी कोई गालियां दे, बुरा भला बोले इनमें से,
लेकिन बीजेपी अगर कह आ जाइए तो ये 1 मिनट में नहीं लगाएंगे, 1 मिनट में बीजेपी के साथ चले जाए। ये सभी लोगों को जो है वो अब पता चल गया है, नजर आ गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी जो पॉलिटिकल सनेरियो है हरियाणा का वो सिर्फ यही है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। इसके अलावा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि अगर किसी का 2% 3% वोट आ रहा है तो वो 4% हो जाएगा, 5% वोट हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा अभी कुछ जो है वो वैक्यूम वो नजर नहीं आ रहा। चलिए आखिरी सवाल लूंगा मैं सर्वमित्र जी। अभी जो हरियाणा और पंजाब के बीच वाटर डिस्प्यूट रहा और एक तरीके से पंजाब ने वो जितने दिन वो पानी रोकना था वो रोका ही, उन्होंने नहीं छोड़ा, और जब नया वाटर साइकिल शुरू हुआ तो अब हरियाणा को नियमित तौर पे पानी मिल रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरह की राजनीति हुई और क्यों ये विवाद खड़ा हुआ, क्यों अचानक से पंजाब ने आपत्ति दर्ज की, जबकि पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड हम देखें उठा के तो इस टाइम पीरियड में मतलब बदस्तूर हरियाणा की जो सप्लाई है वो जारी रही है, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो क्या समझ आया, क्योंकि आपसे सटा हुआ इलाका भी है और सिरसा में तो पानी की किल्लत भी बताया गया कि उस समय ज़्यादा हुई जब पंजाब ने पानी कम कर दिया। क्या समझ आया आपको इस पूरे सिनेरियो में? राहुल भाई, इसमें सरेआम हरियाणा सरकार की नाकामी नजर आ, हरियाणा सरकार की नाकामी की वजह से पंजाब ने पानी रोक दिया। पंजाब पानी रोक नहीं सकता, और पानी की कमी भी नहीं थी राहुल भाई कि कोई पानी की कमी वहां पर हो रही है या पंजाब में पानी नहीं है, मतलब सूखा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। पानी की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ हरियाणा सरकार नाकाम रही पानी लाने में। और पंजाब मतलब एक तरीके से जैसे होता है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और खासकर मेरा जो एरिया, जो मेरा जिला है सिरसा, वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ इस चीज का। नहरे मार्च से वहां पर राहुल भाई पीने का पानी नहीं। इतने सारे गांव, पूरा सिरसा जिला में इतने कई गांव हैं कि वहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोग 1,000 या 1,200 एक टैंकर का देते हैं पीने के पानी के लिए, और वो भी कि ठीक पानी मिल जाए, उसमें भी खारा पानी कई जगह से मिलता है। नहरों में पानी नहीं है। जो नरमे की बिजाई समय पर होनी थी, कपास की होनी थी, वो समय पर बिजाई नहीं हो पाई। अभी भी वहां पर जो है वो मामला चल रहा है ऐसा। ये सरासर नाकामी है हरियाणा सरकार की। ऐसा नहीं हो सकता, जब पानी की कमी नहीं है पीछे तो आप क्यों नहीं ला पाए। अब आप बोलते हैं कि ये नहीं है वो है, चिट्ठी लिखने से, ऐसा करने से। भाई केंद्र में सरकार आपकी, हरियाणा में सरकार आपकी, ये या तो ये आपके पास बहाना हो कि ये नहीं है वो नहीं, फिर भी आप पानी नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी नाकामी को स्वीकार कीजिए। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है कि आप लोगों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, ये तो एक बेसिक चीजें होती है राहुल भाई लोगों के लिए, कि आप बिजली देंगे, आप पानी देंगे और आप सड़क देंगे। इन्होंने वादा किया था राहुल भाई कि 6 महीने में, अभी आप देखना, मैं पहले बोल रहा हूं और आने वाले दिनों में दिखेगा, जो इन्होंने कहा कि 6 महीने में सारी सड़कें चकाचक कर देंगे, वो 6 महीने होने को आए हैं और सड़कों का हाल देख लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े दिनों में कि किस तरीके हरियाणा में जो लोकल सड़कें हैं उनका हाल कितना बुरा हो गया है। ये आने वाले दिनों में आपको दिखाऊंगा। ये अपनी उस बात पे भी पूरे खरे नहीं उतरेंगे, आप देख लेना, बिल्कुल नहीं उतरेंगे। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। इलेक्शन से पहले आपको याद होगा इन्होंने कहा कि 3100 रुपया धान की कीमत मिलेगी। अब आप बताइए, 3100 रुपया मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, सरेआम एक जनसभा ऐलान किया था। भाई जब आप एमएसपी आपकी 2300 रुपया कुछ है, तो आप 3100 रुपये देने की अगर बात कर रहे हैं तो फिर दो ना, क्यों नहीं देते आप। मतलब शिगुफा छोड़ना है, जुमला छोड़ना है, इन्होंने लोगों को धोखे में रखना है, बहकावे में लेना है, ये सरकार का काम है। रियल में इनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो ये कि ये पंजाब से पानी नहीं ले पाए। ये इनकी नाकामी है। सिर्फ बोलना आता है, काम करना इनको नहीं आता। अच्छा सर्वमित्र जी, चर्चा खत्म कर रहे हैं, वो एक बात मेरे ध्यान आ गई, जैसे ये पानी के डिस्प्यूट पर जब हम कोई वीडियो बनाते थे तो मेरे को याद है मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ा था। किसी ने नीचे लिखा कि ये सरसा को पंजाब में ही शामिल कर दो ना, हमारे जैसे ही लोग हैं, पंजाबी बोलते भी हैं। देखिए, सिरसा का एरिया नेचुरली पंजाब के साथ लगता है, ठीक है। और सिरसा में, सिरसा की हालत में राहुल भाई आपको बता दूं, सिरसा को अलग थलग कर रखा है इस सरकार ने। आप जाकर सिरसा का हाल देखिए, लावारिस छोड़ दिया है सिरसा। वहां पर इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, इवन बीजेपी के लोग बोलने लग गए हैं। वो सरेआम नहीं बोलते राहुल भाई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो मेरे को भी बोलते हैं कि भाई साहब
सच में बुरी हालत कर दी है। और खासकर सिरसा जिला की, मतलब ऐसे लगता है जैसे बीजेपी सरकार अपना गुस्सा निकाल रही है सिरसा जिला में, क्योंकि बीजेपी को वहां कोई सीट तो मिलती नहीं, लोग वोट जी। देते नहीं, लोगों को पता है। ठीक है, हम्म। इस वजह से अब गुस्सा निकाल रही है। ना तो पीने का पानी, हम्म। किसानों को आपस में लड़वाने का काम चल रहा है वहां पर। राहुल भाई आप देखिए, किसानों की पाइपें उखाड़ी जा रही हैं। ठीक है, मतलब इतना बुरा हाल कर रखा है। सिरसा की सड़कें देख लो, सब टूटी फूटी बनाते हैं, 6 महीने में टूट जाती हैं, फिर बनाते हैं, ऐसे ही तोड़फोड़ चल रही है। मतलब सिरसा की हालत सबसे बुरी। और ये दावा करते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणा में ये एक समान हम विकास करवाते हैं, कुछ नहीं है। खोखली हम्म। बातें, खोखले दावे, खोखले वादे। सिरसा को अलग कर दिया है, और आने वाले दिनों में इसका भुगतान और ज्यादा देखने को मिलेगा। सिरसा में, जी। सिरसा के नेता भी नहीं बोलते, जो बीजेपी के जो नेता हैं वो बोलते भी हम्म। नहीं है, अपना हक लेने के लिए भी नहीं बोलते हैं। वो फोटो वोटो खिंचवाना हो तो जरूर आगे पीछे हो जाते हैं। अब आप हम्म। देखिए, सिरसा में इनके गेड़े बहुत लगते हैं, मुख्यमंत्री भी बहुत जाते हैं, इनके मंत्री भी हम्म। हफ्ते में एक आधा वहां पे जाता रहता है। लेकिन भाई सिरसा के काम तो कर दो, सिरसा में कोई हम्म। सुधार तो कर दो, कोई पीने वाला पानी पहुंचा दो। वहां से मंत्री रहे पीछे, डिप्टी हम्म। सीएम वहां पे रहे, बड़े हम्म। मंत्री जो रणजीत सिंह चौटाला मंत्री रहे, लेकिन कोई हम्म। काम नहीं हुआ। आप सिरसा की हालत जाके देखिए, इन्होंने कोई काम नहीं करवाया। लोग अब बोल रहे हैं कि यार क्या किया इन्होंने। मतलब इतना पिछली 5 साल में प्रतिनिधित्व भी था, लेकिन काम नहीं हुआ लोगों का। लोग अब अच्छे तरीके से इनको बोल रहे हैं, और आमजन नहीं, इनके बीजेपी वाले बोल रहे हैं। बहुत बुरा हाल कर दिया सिरसा का। चलो, ठीक है सर मित्तर जी, आप चर्चा में जुड़े, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। तो सर्वमित्र कंबोज हमारे साथ थे, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, रानिया विधानसभा से हालांकि जीत नहीं पाए, तो इनसे हम चर्चा कर रहे थे। पत्रकार भी हैं, द मसला टीवी के नाम से इनका चैनल है, और इनसे हमने चर्चा कांग्रेस को लेकर की, गोकुल सेतिया को लेकर की, साथ ही कुछ दूसरे विषय भी थे जो बीते एक हफ्ते में प्रदेश की राजनीति में चर्चा में रहे। उन तमाम विषयों पर ये बातचीत हमने की है। बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और इसी तरह हर हफ्ते का जो बड़ा मुद्दा है उसको लेकर हम आपसे हर शुक्रवार मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।